अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा कर। चलते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आयतुल कुर्सी का इज़हार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो ये बहुत करीब आने लगते हैं और अपनी बातें सुनने लगते हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ लें, चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। Subscribe. मेरा नाम अबू बकर है। मैं असल में सरगोदा के एक इलाके से हूँ, लेकिन इस्लामाबाद में पढ़ाई के लिए आया हुआ हूँ और यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ। मुझे शुरू से टूरिंग, हाइकिंग और कैंपिंग का शौक रहा है। मेरे पास GS 150 है और मैं छुट्टी वाले दिन अक्सर अकेला ही निकल जाता था। कभी मार्गला हिल, कभी मरी रोड, कभी ट्रेल 5 और ट्रेल 6। कभी कोई रूममेट साथ हो भी जाता तो मैं महसूस करता कि उसका दिल नहीं होता। वो साथ तो होता, मगर उसकी आंखों में वो चीज़ नहीं होती जो मुझे पहाड़ों में महसूस होती है। मेरी ख्वाहिश बस यही थी कि कोई ऐसा बंदा या ग्रुप मिल जाए जो इसी शौक वाला हो, जो सुनसान जगहों पर भी डर की बजाय एडवेंचर देखे। लेकिन हॉस्टल की ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग या तो पढ़ाई या खाना या मोबाइल और नींद तक महदूद होते थे। मैं चुप रहता था, अपनी बाइक का हेलमेट उठाता और निकल जाता था। वही बारिशों वाला मौसम था इस्लामाबाद के अंदर। जब बारिश होती है तो शहर के बाहर सब कुछ और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वो दिन भी ऐसा ही था। सुबह मैं निकला बगैर नाश्ता किए। दिल में प्लान था KP के गेट जाके नाश्ता करूंगा। बारिश हल्की हल्की थी और सड़कें भीगी हुई। बाइक की टायरों के नीचे रोड की वो आवाज़ मुझे हमेशा अच्छी लगती। मैं KP के गेट पहुंचा तो वहाँ कुछ लड़के पहले से बैठे थे। यहाँ बताता चलूं, KP के गेट मार्गला के पहाड़ों से होते हुए मुझे उस जगह पहुंचना था। बहुत खूबसूरत रास्ता, रास्ते में बहुत खूबसूरत मनासिर। मैं KP के गेट पहुंचा तो वहाँ कुछ लड़के पहले से बैठे थे। उनके पास एक जीप भी थी और कुछ के पास टूरिंग बाइक्स, ऐसी बाइक्स जिन्हें देखकर बंदा खुद ही मुतासिर हो जाए। मैंने बाइक एक तरफ रोकी और जाकर नाश्ता ऑर्डर कर दिया। मैं नाश्ता कर रहा था, वो लोग अपनी बातों में थे। कभी हंस रहे थे, कभी किसी रूट का जिक्र कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैंने बाइक जब उनके पास रोकी थी तो उनकी नज़रें मेरे ऊपर गई थी। वो ना अजीब नज़र थी, ना ही तफहीक वाली, बस जैसे कोई देख रहा हो कि ये भी हमारा ही बंदा लगता है। मैं वैसे किसी अननोन से घुलता नहीं, लेकिन वो शौक वाला मामला था। दिल ने कहा चलो बात करके देख लेता हूँ। मैंने हिम्मत की और उनके पास जाकर कहा, आप लोग टूर्स भी करते हैं? वो लोग बड़े नॉर्मल थे। एक बंदा जिसकी उम्र शायद 27 से 28 साल के करीब थी, उसने फौरन कुर्सी साइड की और कहा आओ भाई बैठो। मेरी बची हुई चाय भी वहीं आ गई। मैं बैठ गया और बस फिर जो बात शुरू हुई, मुझे लगा जैसे मैं अपने ही लोगों में बैठ गया। उन्होंने बताया वो लोग सिर्फ राइड नहीं करते, उन्होंने बहुत एडवेंचर किया हुआ है। स्कर्दू, देवसाई, शारान, नारान, कागान, चलास, गिलगित बल्दिस्तान, और यहाँ तक कि कभी कभी वो रूट भी टच करते हैं जो आम बंदा सुनकर ही पीछे हट जाए। मैं सुनता गया और दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास था, जैसे मैं वाकई बहुत पीछे रह गया हूँ। मैं तो मरी से आगे भी कभी नहीं गया। उनमें से एक लड़का जिसका नाम शायद हमजा था, हंसते हुए बोला, भाई शौक है तो बस निकलना होता है, बाकी सब हो जाता है। फिर उन्होंने मेरा नंबर मांगा, मैंने दे दिया और कुछ ही देर में इन्होंने मुझे अपने WhatsApp ग्रुप में ऐड कर दिया। ग्रुप का नाम भी कुछ ऐसा था जिससे वाज़ेह हो कि ये लोग वीकेंड पर कहीं ना कहीं निकलते रहते हैं। मैंने उनसे साफ कहा, मैं स्टडी करता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ। लॉन्ग टूर पर हर बार शायद मुमकिन ना हो, लेकिन शॉर्ट कैंपिंग या वीकेंड वाला प्रोग्राम हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने कभी कैंपिंग नहीं की, लेकिन शौक बहुत है। एक बंदा जिसका नाम शायद दानिश था बोला,
तुम स्टूडेंट हो, हम तुम पर बोझ नहीं डालेंगे। कैंप, टेंट, सामान सब हमारे पास है, बस तुम आ जाना। मैंने जिद की कि मैं पैसे भी दूंगा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बात नहीं बढ़ाई। वो लड़के वाकई अच्छे घरानों के लग रहे थे, बात भी बेहतर, अंदाज भी बेहतर, और दिल ने पहली बार सुकून महसूस किया कि चले मुझे मेरा ग्रुप मिल गया। फिर वो लोग निकल गए, मैं वापस हॉस्टल आ गया। लेकिन सच ये है, मेरा दिमाग वापस नहीं आया। मेरे अंदर एक बचपना सा जाग गया था। मैं अगले वीकेंड का इंतज़ार कर रहा था, जैसे कोई बच्चा ईद का इंतज़ार करे। अगला वीकेंड आने से पहले ही ग्रुप में प्लानिंग शुरू हो गई। इस बार प्लान था रियारी फायर वॉच टावर के पास कैंपिंग। मैंने पहले नाम भी नहीं सुना था, मगर ग्रुप में लोकेशन शेयर हुई तो अंदाज़ा हुआ कि ये साइड कोटली सतिया की तरफ निकलती है। रास्ता पहाड़ी जंगल वाला, और वही माहौल जिसकी मुझे तलाश रहती थी। ग्रुप में बजट का भी हिसाब लगा दिया गया। सबने अपने हिसाब से पैसे देने थे। मुझे सामान के लिए नहीं कहा गया, और सच ये है कि पैसों के लिए भी इन्होंने मुझे जोर नहीं दिया, लेकिन मैंने खुद ही पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। मेरे लिए सिर्फ कैंपिंग नहीं थी, ये ख्वाब था। प्लान फाइनल हुआ। हफ्ते की शाम निकलेंगे, रात वहाँ और इतवार सुबह वापस। हफ्ते के दिन मैंने सारा दिन बेचैनी में गुजारा। शाम 5 बजे लोकेशन पर मैं वक्त से पहले पहुंच गया। थोड़ी देर में बाकी भी आ गए। कुछ बाइक्स पर थे, कुछ जीप और गाड़ी में। मैंने पहली बार सही तरह उन सबको देखा तो अंदाज़ा हुआ ये लोग वाकई सीरियस हैं। किसी के पास हाइकिंग स्टिक्स थी, किसी के पास हेडलैम्प्स, किसी के पास मेडिकल किट, किसी के पास पावर बैंक, और एक बंदे ने तो छोटा वॉकी टॉकी सेट भी निकाला। मैंने पूछा, ये वॉकी टॉकी क्यों? हमजा ने हंसते हुए कहा, जहाँ नेटवर्क ना हो वहाँ यही काम आता है। मैंने बस सर हिला दिया। हमने सफ़र शुरू किया। रास्ते में बारिश हल्की हल्की थी। रोड के दोनों तरफ सब्जा और वो नमी वाली खुशबू जो सिर्फ पहाड़ों में ही होती है। रास्ते में उन्होंने मुझे एक जगह रोक कर बताया कि सामने डैम है। मैंने पहली बार इतनी खूबसूरती देखी, और वो भी करीब से। मैंने सच कहा, यार इस्लामाबाद में रहते हुए भी मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ इतनी चीज़ें हैं। तकरीबन 1 से सवा घंटा लगा और हम रियारी फायर वॉच टावर की तरफ पहुँच गए। वहाँ गाड़ियाँ ऊपर तक नहीं जा सकती थी। बाइक्स हम कुछ हद तक ऊपर ले गए, लेकिन जीप और गाड़ी को नीचे कच्चे रास्ते पर पार्क करना पड़ा। टावर वाला हिस्सा ऊपर था। हमने सामान उतारा और फिर सबने मिलकर ऊपर की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। ये मेरी पहली कैंपिंग थी, इसलिए मेरा दिल बहुत तेज चल रहा था। जो लोग पहले से तजुर्बाकार थे वो आराम से चल रहे थे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने कहा, शाम होने से पहले कैंपिंग सेट करना ज़रूरी है। वहाँ पाइन ट्रीज थे, खुला सा मैदान था और टावर थोड़ा साइड पर। सब ने टेंट खोले, रस्सियों से कस कर बांध दिए, ग्राउंड शीट बिछाई, और छोटा सा जनरेटर भी था जिसमें उन्होंने लाइट का सेटअप कर लिया था। अभी बस टेस्ट के लिए चलाया था, रात में उसे सही चलाना था। फिर बारबेक्यू की तैयारी शुरू हो गई। लकड़ियां इकट्ठी की गईं, कुछ साथ भी लाए हुए थे। बॉनफायर की जगह बनाई गई, आग जली, धुआं उठा, और उस धुएं की खुशबू ने मेरे अंदर अजीब सी खुशी भर दी। मैं दिल में कह रहा था, यही तो मैं चाहता था। हम कुल मिलाकर 7 लोग थे। उनमें से 2 लड़कों की हाइकिंग का शौक बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा, रात आने से पहले हम ऊपर वाली साइड तक जाकर आते हैं। उनके पास हाइकिंग स्टिक्स थी और एक वॉकी टॉकी इन्होंने साथ ले ली। दूसरी वॉकी टॉकी हमारे पास बेस कैंप के रह गई। वो जाते जाते मजाक भी कर रहे थे। कभी वॉकी टॉकी पर गाना चला लेते, कभी कुछ उल्टा सीधा बोलते। हम हंस देते। शुरू में माहौल बिल्कुल लाइट था, मज़ा आ रहा था। वक्त गुजरता गया, अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। आग के पास रोशनी भी थी तो सब कुछ महफूज लग रहा था। लेकिन जैसी नज़र जंगल की तरफ जाती, वहाँ स्याही ही स्याही थी। वो पहाड़ वाला अंधेरा जिसमें फासला समझ नहीं आता। जहाँ दरख्त खड़े हों तो वो भी कुछ और ही शक्ल के लगते हैं। जो 2 लड़के हाइकिंग के लिए गए थे, उन्हें गए हुए भी 1 घंटा हो गया। मैंने बेख्तियार पूछा, यार वो अभी तक आए क्यों नहीं?
दानिश ने आराम से कहा, फिक्र मत करो, ये पागल हैं, 3-3 4-4 घंटे निकल जाते हैं। मैंने देखा बाकी सब वाकई नॉर्मल थे, तो मैं भी खुद को रिलैक्स करने लगा। हमने खाना खाया, बारबेक्यू बना, चाय बनी, कोई स्पीकर पर गाने लगा रहा था, हम हंस भी रहे थे, बातें भी चल रही थी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मुझे अंदर से वो चीज़ खटक रही थी जो बाद में सबको खटकने लगी। ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खामोश भी थी, और हम शायद हद से ज़्यादा शोर कर रहे थे। अंधेरा गहरा हो चुका था। जनरेटर की लाइट ऑन हुई तो कैंप के अंदर एक दायरे में रोशनी बन गई। बाहर सब काला। फिर एक लम्हा आया जब सब कुछ नॉर्मल होते होते भी नॉर्मल नहीं रहा। मैंने पहली बार महसूस किया कि जंगल की तरफ से जैसे कोई मूवमेंट हुई हो। मैंने बस ऐसे ही देखा, कोई वाज़ह चीज नहीं थी। मेरे पास बैठा हमजा भी एक लम्हे के लिए चुप हो गया। मैंने धीरे से कहा, तुमने कुछ देखा? वो बोला, नहीं, बस ऐसे ही लगा। फिर हमने बात बदल दी, लेकिन उसके बाद खामोशी की कैफियत बदलने लगी। हाइकिंग वालों की वॉकी टॉकी पिछले कुछ वक्त से खामोश थी। दानिश ने वॉकी टॉकी उठाई और कॉल दी, उस्मान, बिलाल। रिस्पॉन्स 0, कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा कॉल दी, फिर भी कुछ नहीं। सबने एक दूसरे को देखा। इस बार कोई हंस नहीं रहा था। दानिश ने हल्का सा कहा, हो सकता है रेंज से बाहर हो। हमजा ने कहा, या फिर ये लोग ऊपर कहीं बैठकर मजे कर रहे होंगे। मैंने दिल में खुद को समझाया कि ये नॉर्मल है, लेकिन फिर एक चीज हुई जिसमें मेरे हाथ ठंडे हो गए। वॉकी टॉकी पर एक हल्की सी आवाज आई। ऐसी नहीं कि किसी ने बात की हो, बस जैसे कोई बहुत करीब से सांस ले रहा हो और माइक के पास कुछ सेकंड रुका हो। दानिश ने फौरन वॉकी टॉकी कान के करीब की। कौन है? उस्मान, बिलाल? कोई जवाब नहीं, सिर्फ चंद सेकंड की स्टैटिक साउंड और फिर खामोशी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, ये क्या था? हमजा ने फौरन नॉर्मल बताने की कोशिश की, यार शायद हवा हो। लेकिन हवा की आवाज ऐसी नहीं होती, और वो भी वॉकी टॉकी के माइक के अंदर। दानिश ने फिर कॉल दी, उस्मान, अगर तुम लोग सुन रहे हो तो बस एक बार ओके बोल दो। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर वॉकी टॉकी पर एक बहुत हल्की सी सरगोशी आई, इतनी हल्की कि शायद कोई और ना सुनता। घर हम सब उस वक्त खामोश थे। नीचे लाइट बंद रखो, ये अल्फाज थे या मुझे लगा। मैंने फौरन हमजा को देखा, वो भी मुझे देख रहा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसने भी सुना है। दानिश का चेहरा सख्त हो गया। वो वॉकी टॉकी के सामने बोला, क्या क्या कहा? वाज़े बोलो। उसके बाद मुकम्मल खामोशी। उसे एक लम्हे में जो हमारी महफिल थी ना, वो टूट गई। वो हंसी, वो मजाक, सब खत्म। हमजा ने धीरे से कहा, शायद ये उस्मान हो, मजाक कर रहा हो। लेकिन जो आवाज थी वो उस्मान की आवाज जैसी नहीं लग रही थी। और लाइट बंद रखो वाली बात क्यों? हमने फैसला किया कि शोर कम करते हैं। स्पीकर बंद कर दिया गया। अब सिर्फ आग के जलने की आवाज थी और कभी कभी लकड़ी के चटकने की। उसी खामोशी में मुझे फिर वही मूवमेंट महसूस हुई, लेकिन इस बार वाज़े कैंप के बाहर अंधेरे में, जैसे कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता हमारी रोशनी के दायरे के किनारे पर आकर रुक गई हो। मैंने अपना गला साफ किया, यार बाहर कोई है क्या? दानिश ने फौरन लाइट की तरफ देखा, फिर टॉर्च उठाई, लेकिन टॉर्च ऑन करके भी वो बाहर बहुत दूर तक नहीं देख पा रहा था। जंगल की दीवार थी, स्याही की दीवार। हमजा ने आहिस्ता आवाज में कहा, सब अंदर आओ, टेंट के पास, नजदीक हो जाओ। ये वही चीज थी जो आप चाहते थे। सब डर के मारे कैंप के अंदर करीब आ गए। हमने कुर्सियों की पोजीशन भी बदल दी, आग के पास मगर टेंट के करीब। दानिश ने वॉकी टॉकी उठाई और बहुत स्लो और वाज़े बोला, उस्मान, अगर तुम लोग सुन रहे हो तो सीधा बोलो, कहाँ हो? हम आवाज सुन रहे हैं। इस बार जवाब आया, लेकिन जवाब में जो घबराहट थी वो मजाक नहीं थी। बस इतना सुनाई दिया, हम वापस आ रहे हैं, खामोश रहो। और फिर वही, जैसे कोई भाग रहा,
तेज सांसें और एकदम लाइट कट गई। मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आने लगी। हमजा ने फौरन कहा, ठीक है वो जिंदा है, वापस आ रहे हैं, लेकिन खामोश रहो। क्यों? और फिर घबराई आवाज़ क्यों? हमने कैंप के बाहर लाइट का जाविया थोड़ा सा बढ़ाया ताकि कम से कम सामने का रास्ता नजर आए। किसी ने कहा, शोर मत करो। सब अब आहिस्ता बोल रहे थे, जैसे वाकई हमें लग रहा था कि कोई सुन रहा है। और फिर हमें बाहर की तरफ रोशनी के किनारे पर हल्की सी हरकत नजर आई, बिल्कुल किनारे पर। मैंने सांस रोक ली। दानिश ने टॉर्च सीधी की। कोई वाज़ेह शक्ल नहीं बनी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हो, आग के दायरे से थोड़ा बाहर, जमीन पर, बिल्कुल खामोश। हमजा ने वॉकी टॉकी उठाया हुआ रास्ता का। उस्मान, तुम लोग करीब हो, कैंप के बाहर कोई बैठा हुआ है, देखो इधर। चंद लम्हे खामोशी, फिर उस्मान की आवाज आई, बहुत हल्की मगर वाज़ेह। हाँ, हमें भी वो नजर आ रहा है, हिलना मत, हम आ रहे हैं। वॉकी टॉकी बंद होने के बाद कैंप में एक ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने आवाज बंद कर दी हो। आग जल रही थी मगर अब उसकी हरारत भी हमें वैसी महसूस नहीं हो रही थी। सबकी नजरें एक ही सिमत में थी जहां हमें लगा था कोई बैठा हुआ। मैं कुर्सी पर बैठा था मगर हकीकत ये थी कि मेरा जिस्म बैठा था, दिमाग खड़ा था। सांस नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। हमजा ने आहिस्ता आवाज में कहा, बस कोई भी अकेला बाहर नहीं जाएगा। किसी ने मुखालफत नहीं की। यह जुमला वैसे ही तो सादा था, मगर उस लम्हे सब समझ गए थे कि ये कोई नॉर्मल सूरत हाल नहीं रही। कुछ लम्हे गुजरे, बाहर अंधेरे में जो शक्ल हमें महसूस हो रही थी वो वाज़ेह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज़ या कोई या कुछ हमारी रोशनी के दायरे से पीछे हट गया, मगर गया नहीं हो। उसी दौरान वॉकी टॉकी पर दोबारा आवाज आई, इस बार साफ, कांपती हुई और जल्दी में। हम कैंप के नीचे वाले मोड़ पर हैं। ये उस्मान की आवाज थी, मगर वो आवाज उस्मान जैसी नहीं थी जो हंसते हुए पहाड़ चढ़ता था। दानिश बोला, ठीक है सीधे आओ, हम यहीं हैं। उस्मान ने सिर्फ इतना कहा, लाइट वहीं रखो, बाहर मत आना। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो हमें वही हिदायत दे रहा था जो वो खुद मान रहे थे। हम सब ने टॉर्चेस ऑन की और कैंप से बाहर नहीं निकले, एक दूसरे के बहुत करीब। चंद मिनट बाद हमने कदमों की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ें तेज़ नहीं थी, ऐसी नहीं कि कोई दौड़ रहा हो, बल्कि जैसे कोई बहुत एहतियात से चल रहा और बार बार पीछे देख रहा। फिर हमें दो साए दिखाई दिए, वही दो जो हाइकिंग पर गए थे। जब वो रोशनी के दायरे में आए तो मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई इंसान भी बदला हुआ लग सकता है। उस्मान और बिलाल थे, मगर वो वही नहीं थे। कपड़े मिट्टी से भरे हुए, सांस तेज, आंखें मुसलसल हरकत में। और सबसे अजीब बात, वो बार बार पीछे देख रहे थे, जैसे इन्हें यकीन ही ना हो कि वो वाकई कैंप तक पहुंच गए हैं। वो हमारे करीब आए लेकिन आग के पास नहीं बैठे। पहले दोनों ने पीछे मुड़कर अंधेरे की तरफ देखा, फिर उस्मान ने कहा, सब अंदर ही रहो। हमजा ने पूछा, क्या हुआ? उस्मान ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना बैग नीचे रखा, घुटनों पर हाथ रखे और गहरी सांस ली। बिलाल का हाल उससे भी बुरा था। वो कांप रहा था, सर्दी की वजह से नहीं, ये मैं उसी वक्त ही समझ गया था। हमने पानी दिया, कुछ लम्हे गुजरे, फिर उस्मान ने बोलना शुरू किया। हम ऊपर गए थे, बस मामूल की हाइकिंग, जैसे हम हमेशा करते हैं। वो बोलते बोलते रुक गया, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। शुरू में सब ठीक था, हम हंस रहे थे, वॉकी पर बातें भी कर रहे थे। ये सुनकर दानिश ने फौरन पूछा, फिर आवाज़ क्यों बदल गई? उस्मान ने सर झुका लिया। बिलाल ने एकदम बोल दिया, क्योंकि वहाँ कोई और भी था। ये सुनते ही कैंप के अंदर की हवा भारी हो गई। मैंने खुद को बोलने पर मजबूर किया, क्या मतलब? उस्मान ने मेरी तरफ देखा और उस नज़र में वही खौफ था,
जो किसी ऐसी चीज से बचकर आए हो जिससे वो समझ ना पाए हो। हम जो ऊपर जा रहे थे, हमें लगा कोई हमारे पीछे है। हमजा ने कहा, जंगल में ऐसा लगता ही है। उस्मान ने फौरन सर हिलाया, नहीं, ये वो वाला एहसास नहीं था। बिलाल बोला, कदमों की आवाज़ें हमारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब वो एक ख़ास पॉइंट पर पहुंचे जहाँ दरख्त बहुत घने थे, वहाँ से रास्ता तंग हो जाता है। वहाँ अचानक खामोशी हो गई थी, ना परिंदा, ना कीड़ा, ना हवा। उस्मान ने कहा, हम रुके और तब हमें लगा कि कोई हमारे पीछे रुक गया। बिलाल ने हल्की आवाज़ में कहा, और जब हम रुके तो वो भी रुक गया। ये सुनकर मेरे हाथ पसीने में भर गए। उस्मान ने आगे बताया, हमने सोचा शायद कोई जानवर हो। हमने शोर किया। उन्होंने हाइकिंग स्टिक ज़मीन पर मारी, कोई रद्द अमल नहीं। फिर हमने चलना शुरू किया और कदमों की आवाज़ें भी चलने लगी। वहाँ तक मैं अब पूरी तरह कहानी के अंदर जा चुका था। ये सब फेक नहीं लग रहा था। ये वही चीज़ें थी जो ऐसे माहौल में होती हैं, मगर हमेशा किसी और के साथ। फिर हमें लगा कि वो आवाज़ अब हमारी बराबर आ गई है। हमजा ने पूछा, नज़र क्यों नहीं आया? उस्मान ने बस एक जुमला कहा, क्योंकि वो दरख्तों के पीछे नहीं था। हम सब खामोश हो गए। बिलाल ने वजाहत की, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हमें एहसास हो रहा था कि वो हमें देख रहा है। वहाँ एक लम्हा ऐसा आया कि किसी ने भी अगला सवाल नहीं किया। हर कोई खुद अपने जहन में तस्वीरें बना रहा था। उस्मान ने बताया कि उसी वक्त वॉकी टॉकी पर अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई थी, कोई सांस वाली आवाज़। और तभी उन्होंने हमें कहा कि लाइट बंद रखो। हमने लाइट बंद इसलिए कही थी क्योंकि वो रोशनी की तरफ नहीं आ रहा था, वो हमें अंधेरे में फॉलो कर रहा था। बिलाल ने बात मुकम्मल की और जब हम नीचे की तरफ मुड़े तो हमें लगा कि वो भी मुड़ गया। मैंने महसूस किया कि आग के पास बैठे बैठे भी मुझे सर्दी लग रही थी। हमजा ने पूछा, फिर तुम लोग नीचे कैसे आए? उस्मान ने कैंप के बाहर वाली सिम देखा, वही सिम जहां हमें कुछ देर पहले लगा था कि कोई बैठा हुआ है। हम तेजी से उतरे, लेकिन एक जगह आकर रुक गए। बिलाल ने कहा, वहां हमें लगा कि कोई पहले से मौजूद है। मैंने फौरन कहा, यही जगह। उस्मान ने आहिस्ता से सर हिलाया। हमने दूर से देखा, आग की तरफ कोई बैठा हुआ था। ये सुनते ही सबने गैर इरादी तौर पर आग की तरफ देखा। बिलाल बोला, हमने सोचा शायद तुम लोग हो, लेकिन बैठने का अंदाज गलत था। दानिश ने पूछा, कैसा गलत? उस्मान ने कहा, जैसे कोई बहुत अजीब तरीके से बैठा हुआ और हिलता नहीं था। उन लोग नीचे आते रहे वॉकी टॉकी पर, इसीलिए उन्होंने हमें कहा था कि बाहर ना आना। बिलाल ने आखिरी बात कही। जब हम बिल्कुल करीब पहुंचे तो कुर्सी खाली थी। उस जुमले के बाद कोई कुछ देर तक नहीं बोला। हम सब एक साथ बैठे थे और अब हर कोई जानता था कि हम सिर्फ साथ नहीं हैं। हम सब उस्मान और बिलाल की बातों के असर में ही थे। कोई भी ठीक से बोल नहीं रहा था। आग जल रही थी, मगर अब वो गर्मी नहीं दे रही थी, सिर्फ रोशनी दे रही थी। उसी दौरान अजीब सी आवाज़ आई। शुरू में लगा जैसे किसी ने गाड़ी को लॉक किया है, जैसे उसकी सेंटर लॉकिंग का साउंड होता है। मैंने फौरन सर उठाया। दानिश भी चौंक गया। हमजा ने आहिस्ता से कहा, ये गाड़ी की आवाज़ थी ना? हम सब ने एक साथ नीचे की तरफ देखा जहां हमने गाड़ियां और बाइक्स पार्क की थी। एक ने जाकर नीचे गाड़ी की तरफ देखा जहां हमने गाड़ी और जीप पार्क की थी। कुछ लम्हों बाद वो आवाज़ दोबारा आई। ये वही गाड़ी की सिक्योरिटी का साउंड था, जैसे गाड़ी को टच किया हो किसी ने और वो साउंड पैदा हुआ, बिल्कुल साफ, बिल्कुल वाज़े। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने कहा, यार नीचे तो कोई है ही नहीं। दानिश फौरन खड़ा हो गया, मगर कैंप से बाहर नहीं निकला, बस वहीं से खड़े होकर बाहर अंधेरे में देखने लगा। हमजा ने कहा, गाड़ियों के पास कोई मूवमेंट हो रही है। हम सब जानते थे एक बात, कोई भी अपनी गाड़ी के पास नहीं गया था। सबकी चाबियां कैंप में थी। चंद सेकंड बाद एक और गाड़ी से आवाज़ आई। अब ये एक गाड़ी नहीं थी, दो मुख्तलिफ आवाज़ें थी, जैसे कोई एक के बाद एक गाड़ी के पास जा रहा हो। बिलाल ने घबरा कर कहा, ये इंसान नहीं हो सकता। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अगर इंसान होता भी तो इतनी खामोशी से इसे नज़र भी आ जाना चाहिए था। दानिश ने आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में कहा, कोई नीचे मत जाना,
जो भी है ऊपर आ सकता है। हम सब एक दूसरे में घुस के बैठ गए थे और नीचे गाड़ियों की सिमत मुकम्मल अंधेरा। फिर अचानक सब आवाजें बंद हो गई, न गाड़ियों की सिक्योरिटी साउंड, न कोई मूवमेंट। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर हमें यह एहसास दिला दिया हो कि वो सिर्फ कैंप के इर्द गिर्द नहीं था, वो नीचे भी जा सकता था। अभी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ था। ये कुछ लम्हे बाद हमने वाकई देखा आग के पास रोशनी के किनारे पर एक कुर्सी हल्की सी हिली। ऐसे नहीं कि किसी ने जोर से खींची हो, बस जैसे किसी ने उठते वक्त पैर हल्का सा घसीटा हो। अब में से किसी ने चीख नहीं मारी, शायद इसलिए कि सब समझ चुके थे कि चीखना अब फायदा नहीं देगा। दानिश ने बहुत स्लो आवाज में कहा, सब अंदर। हम टेंट के करीब आ गए। आग अब भी जल रही थी मगर कोई उसके पास नहीं बैठा। चंद लम्हों बाद वो कुर्सी खुद ब खुद सीधी हो गई और फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों में दबाव डालती है। रात हमने जाकर गुजारी, कोई सोया नहीं। कभी दूर जंगल से आवाज आती, कभी हमें लगता जैसे कैंप के गिर्द कोई चल रहा, मगर वो चीज दोबारा सामने नहीं आई। वजह से कुछ पहले हवा बदली, अंधेरा हल्का हुआ और जब पहली रोशनी आई हमने एक साथ फैसला किया कि यहाँ अब 1 मिनट भी नहीं रुकना। हमने सामान लपेटा, ना नाश्ता ना चाय। नीचे उतरते वक्त किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं दिल में जानता था ये मेरी ज़िंदगी की पहली कैंपिंग थी और शायद आखिरी भी। तो ये मेरी स्टोरी थी। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और कैंपिंग की स्टोरी की तरफ। और दोस्तों, अगर आप मेरी स्टोरी अब तक सुन रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ, तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी ऐसी स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। क्या हुआ, अभी भी सोच रहे हैं? नहीं हो रही हिम्मत? यहाँ बैठा हुआ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो हक बनता है ना। और यही आप लोगों की एक किस्म की एप्रिसिएशन होती है, लाइक, सब्सक्राइब और अपनी फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ शेयर कर देना। बस और क्या चाहिए। चलते अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मैं जेलम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं रोज़ाना आपकी कहानियाँ सुनता हूँ मगर जो ज़ाती वजूहात की वजह से अपना असल नाम ज़ाहिर नहीं कर सकता। आज मैं जो वाक़या शेयर कर रहा हूँ वो मेरे और मेरे करीबी दोस्त के साथ पेश आया। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि वो सब कुछ है जो हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और जिसका असर हमें तवील अरसे तक रहा। मेरे दोस्त का नाम रमज़ान है मगर हम सब प्यार से उसे जानी कहते हैं। हम दोनों को कभी कभार शिकार का शौक था। ना ये कोई प्रोफेशनल चीज़ थी और ना ही हम अक्सर ऐसा करते थे, बस कभी दिल किया तो निकल गए। एक दिन जानी ने कहा कि मौसम ठीक है, सर्दी भी है, क्यों ना शिकार पर चले जाएं। हमने ज़्यादा सोचे बगैर मंसूबा बना लिया। हमारे पास शिकार का कोई इजाज़तनामा नहीं था, इसलिए हमने फैसला किया कि आबादी से काफ़ी दूर जाएंगे जहाँ कोई देखने वाला ना हो। हमने अपने गांव से तकरीबन 4 से 5 घंटे का सफ़र करके एक बिल्कुल वीरान इलाके में पहुंचे। इर्द गिर्द ना कोई घर, ना कोई खेत, ना रोशनी, बस खुले मैदान और कुछ झाड़ियाँ। वहाँ हमने कैंप लगा लिया। मगर भी कुछ देर बाद हमें एक खरगोश नज़र आया और शिकार हो गया। सर्दियों की रात थी, हवा में तेज़ी थी। हमने वहीं आग जलाई, शिकार पकाया, खाना खाया और मामूली सी गपशप शुरू हो गई। वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। मगर जब मैंने मोबाइल देखा तो रात के 11:30 बज चुके थे। जो हड्डियां और बचा हुआ गोश्त था वो हमने कुत्तों को डाल दिया। उसके बाद खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई। उसी खामोशी में मुझे पहली दफा कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे दूर कहीं बहुत हल्की सी चलने की आवाज आई। मैंने शुरू में नजरअंदाज किया। मैंने सोचा शायद कोई और शिकारी होगा, क्योंकि उस वक्त लोग शिकार के लिए निकलते रहते थे। मगर चंद मिनट बाद हमारे कुत्ते अचानक बहुत जोर जोर से भौंकने लगे। उनका अंदाज नॉर्मल नहीं था। वो एक ही सिम्त की तरफ देखकर मुसलसल शोर मचा रहे थे। हम दोनों फौरन कैंप से बाहर निकल आए। मैंने टॉर्च ऑन की, चारों तरफ रोशनी डाली, कुछ भी नजर नहीं आया। ना कोई आदमी, ना कोई जानवर।
लेकिन कुत्ते खामोश होने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सा खदशा पैदा हुआ। मैंने जानी से कहा कि कुत्तों को खोल देते हैं, शायद किसी जानवर के पीछे भाग जाएं और शोर बंद हो जाए। हम दोनों खुद कैंप के अंदर चले जाते हैं। हमने जैसे ही कुत्ते खोले वो इस तरह दौड़े जैसे वाकई किसी चीज का पीछा कर रहे हो। वो देखकर हम दोनों जल्दी से कैंप के अंदर गए। अभी हमें अंदर आए चंद मिनट ही हुए थे कि बाहर से एक आवाज आई। आवाज इतनी साफ थी कि मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। जानी, ओ जानी, अकेले अकेले खाना खा लिया है? हमारा हिस्सा किधर है? ये सुनते ही मेरे हाथ पसीने से भर गए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे कानों में सुनाई दे रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बगैर कुछ कहे जोर जोर से दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। कुछ लम्हों बाद आवाजें बंद हो गई। कुत्ते भी खामोश हो गए, जैसे अचानक सब कुछ रुक गया। तकरीबन 15 मिनट बाद फिर वही एहसास लौट आया। कैंप के बाहर हल्की चलने की आवाजें। इस बार वो आवाज दूर नहीं थी, बहुत करीब थी। 2 मिनट बाद किसी ने कैंप के कपड़े पर जोर से हाथ मारा और फिर मेरा नाम लेकर कहा, दरवाजा खोलो। मेरा जिस्म कांप रहा था, मगर मैंने अल्लाह का नाम लेकर दरवाजा खोला। सामने 3 आदमी खड़े थे। वो हद से ज्यादा लंबे थे, उनके खतुखाल साफ नजर आ रहे थे। बस इतना अंदाजा हो रहा था कि वो आम आदमियों जैसे नहीं लग रहे थे। उन्होंने हमें सलाम किया और पूछा कि यहाँ क्यों आए हो। फिर उन्होंने खुद ही कहा, हम मुसलमान हैं, ये हमारा रास्ता है। हम यहाँ से गुजर रहे थे, तुम लोगों को मुश्किल में देखा तो आ गए। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो तीनों ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। मेरा दिल चाह रहा था कि उसी वक्त वहां से निकल जाएं, मगर जानी बहुत जिद्दी था। उसने कहा कि वो कुत्तों के बगैर नहीं जाएगा। हमने इंतजार करने का फैसला कर लिया। कुछ देर बाद माहौल दोबारा बदलने लगा। कभी किसी के हंसने की आवाज आती, कभी रोने की, कभी कोई चीख कर कहता, आज नहीं बचोगे। मेरा पूरा जिस्म सुन हो चुका था। उसी दौरान जानी गुस्से में कैंप से बाहर निकल के गया और जोर से बोला, हिम्मत है तो सामने आओ। ये कहना ही था कि किसी ने जोर से मारा। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसके सर से खून बहने लगा। मैं जैसे ही बाहर निकला मुझे भी किसी ने जोर से धक्का दिया, मगर मैं गिरने से बच गया। मैं फौरन जानी को उठाकर कैंप के अंदर ले आया और जोर जोर से कुत्तों को आवाजें देने लगा। चंद ही मिनटों में कुत्ते वापस आ गए, जैसे वो करीब ही हों। उसी लम्हे हमने वहां एक सेकंड भी रुकना मुनासिब न समझा और अंधेरे में ही वहां से निकल गए। इस वाक़े के बाद जानी तकरीबन 1 साल तक ठीक नहीं रहा। वो अक्सर चौंक जाता, डर जाता, रात को चीख कर उठ जाता। बहुत इलाज और दम दरूद के बाद कहीं जाकर वो नॉर्मल हुआ। ये वाक़या आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। मैं नहीं जानता वो क्या था, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो रात, वो जगह और वो आवाज़ें इंसान को अंदर से बदल देती हैं। मेरी स्टोरी थी, उम्मीद है आपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। सबसे पहले तो अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मैं पिछले 2 साल से बाकायदा से आपकी कहानियां सुनता आ रहा हूँ, हत्ता कि वो भी जो बाद में डिलीट हो गई। इसलिए आज हिम्मत करके अपनी कहानी आपको भेज रहा हूँ। मेरा नाम उमर है, मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है, लेकिन इस वक्त मैं इटली में रहता हूँ। ये वाक़या पिछले महीने ही पेश आया और सच कहूँ तो इसके बाद से मैं आज तक रात को कैंपिंग का सोच भी नहीं सकता। ये कहानी मेरी और मेरे एक दोस्त हैदर के साथ पेश आई। हम दोनों को नेचर और पहाड़ों से मोहब्बत है। जिस इलाके में हम इटली में रहते हैं वहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। दिन में जगह बहुत खूबसूरत लगती है, मगर रात को माहौल बिल्कुल बदल जाता है। हमने इतवार के दिन नाइट कैंपिंग का प्लान बनाया। हफ्ते के दिन हमने सारी तैयारी मुकम्मल की। टेंट, कंबल, चाय बनाने का सामान, मोबाइल, पावर बैंक, सब कुछ। शाम तकरीबन 6:40 के करीब हम घर से निकले। जहां हमें जाना था वो जगह हमारे घर से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर थी।
जब हम वहां पहुंचे तो रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ 1-2 फैमिलीज भी मौजूद थी, मगर वो हमसे खासी दूर दूर थी। हमें इत्मीनान हुआ कि मुकम्मल वीरानी नहीं है। हमने एक मुनासिब जगह देखकर अपना कैंप लगा लिया। सब कुछ नॉर्मल था। हवा ठंडी थी लेकिन पुरसकून। हमने सबसे पहले चाय बनाने का फैसला किया ताकि थोड़ा रिलैक्स हो सके। चाय बनाते वक्त अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे कोई बहुत तेजी से हमारे पीछे से गुजरा, बिल्कुल ऐसे जैसे तेज हवा का झोंका। मैं एक लम्हे के लिए चौंका, मगर फिर खुद को समझाया ये सर्दी है, पहाड़ है, हवा तेज होगी। मैंने हैदर को भी यही कहा और हमने बात को वहम समझकर छोड़ दिया। लेकिन मसला यह था कि वो एहसास दिल से गया नहीं। हम अभी चाय पी रहे थे कि अचानक हमारी कैंप के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ये आवाज आम कदमों जैसी नहीं थी, बहुत हल्की, बहुत ध्यान से। मैंने टॉर्च उठाई और पीछे जाकर देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई साया, ना कोई हरकत। हम दोबारा कैंप के अंदर आ गए, मगर अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। खामोशी कुछ ज्यादा गहरी लगने लगी थी। तकरीबन रात के 9:25 के करीब मुझे कैंप के कपड़े पर एक साया सा हरकत करता हुआ नजर आया, जैसे कोई गुजरा हो। मैंने आहिस्ता से कैंप की जिप थोड़ी सी खोली और बाहर झांका। सामने खूब अंधेरा था। कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, ना ही किसी के कदमों के निशान। मैं और हैदर अब थोड़े अनईजी हो चुके थे। हमने सोचा कि कोई मूवी लगा लेते हैं ताकि ध्यान बढ़ जाए। अभी हम मूवी सिलेक्ट ही कर रहे थे, एक कदमों की आवाज दोबारा आने लगी। इस बार आवाज बिल्कुल वाज़े थी, कोई बहुत आहिस्ता चल रहा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो आवाज हमारे कैंप के इर्द गिर्द घूम रही थी, जैसे कोई जानबूझकर चक्कर लगा रहा हो। कैंप के कपड़े पर उसका साया भी पड़ रहा था। यकीन करें अदनान भाई, इतनी सर्दी में भी हमारे हाथों में पसीना आ गया था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंज रही थी। हमने फैसला किया कि यहां से निकल जाना चाहिए। गाड़ी कैंप से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर खड़ी थी। हमने दिल में जिक्र किया, हिम्मत जमा की और जिप खोली। बाहर कुछ भी नहीं था। हम दोनों बाहर निकले। उसी लम्हे हमें ऐसा लगा जैसे कोई कैंप की पिछली तरफ से तेजी से भागकर दूर चला गया हो। हम फौरन उस तरफ गए, मगर वहां भी कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। 2-3 मिनट गुजरे, फिर वही कदमों की आवाज, कभी बिल्कुल करीब, कभी जैसे दूर जाती हो। हमें सिमत का अंदाजा भी नहीं हो रहा था। फिर अचानक हमने एक दरख्त के पीछे, जो हमसे तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर था, किसी की आंखें चमकती हुई देखी। उस अंधेरे में वो रोशनी इतनी वाज़े थी जैसे किसी ने अचानक लाइट जला दी हो। जैसे ही हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, वो आंखें फौरन गायब हो गईं। यही वो लम्हा था जब हम दोनों का जब्त टूट गया। हमने कैंप, सामान, सब कुछ वहीं छोड़ा और गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। मैं यहाँ ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उस वक्त वहाँ मौजूद तमाम फैमिलीज जा चुकी थी। हम दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उस वक्त रात के तकरीबन 11:30 हो रहे थे। हमें यह भी मालूम नहीं था कि हम किस सिमत में भाग रहे हैं, बस जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारे पीछे एक नहीं कई लोग दौड़ रहे हैं। हैदर ने गाड़ी का लॉक अनलॉक बटन दबाया ताकि आवाज से गाड़ी की सिमत का अंदाजा हो सके। गाड़ी तकरीबन 4 मिनट की दूरी पर थी। जैसे तैसे हम वहां पहुंचे, फौरन गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन अदनान भाई कदमों की आवाजें हमें गाड़ी के पीछे से तब तक आती रही जब तक हम उस जंगल से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकल गए। हमने वो रात एक होटल में गुजारी। सुबह होते ही हमने उस इलाके की इंतजामिया को पूरा वाकया बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि यहाँ इस तरह के वाकयात होते रहते हैं और नाइट स्टे हर कोई अपनी जिम्मेदारी पर करता है। बाद में हम दिन के वक्त वापस गए ताकि अपना कैंप और सामान ले सकें। कैंप पर हमें नाखूनों जैसे निशान मिले। कपड़ा कई जगहों से कटा हुआ था। मैं आज भी नहीं जानता कि वो क्या था, लेकिन मैं ये जानता था कि वो रात, वो खामोशी, वो कदमों की आवाज़ें,
इंसान के अंदर कुछ बदल देती हैं। वो डर का एहसास शायद मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकूं जो उस रात हमने फेस किया था। तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है अब अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और नाइट कैंपिंग की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मैं एजाज़ अली हूँ एबटाबाद से। ये वाक़या जून 2024 का है। मैं ये बात आज भी सोचता हूँ तो दिल के अंदर वही ठंडी सी लहर उतर जाती है, क्योंकि जो कुछ हमने उस रात लुलू सर झील के पास महसूस किया उसे मैं आज तक ठीक से समझ नहीं पाया। हम 4 दोस्त थे। हमने पहले से प्लान कर लिया था कि नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे, कैंपिंग करेंगे और 2 दिन सुकून से गुजारेंगे। एबटाबाद से निकलते वक्त हमने खाना पीने का सामान, टेंट, कंबल, गैस, चूल्हा, चाय की चीज़ें सब कुछ अपने साथ रखा। हमारा मूड बड़ा लाइट था। रास्ते में हंसी मजाक, तस्वीरें, वीडियो कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमें आगे जाकर कोई अजीब रात देखनी पड़ेगी। हम नारायण पहुंचे, वहाँ थोड़ी देर रुके, फिर हमने लुलू सर झील का रुख किया क्योंकि वो जगह हमारे लिए नई थी। नारायण से निकलते ही रास्ता और हवा दोनों बदलने लगी। जितना ऊपर जाते गए उतनी ठंडक बढ़ती गई और रास्ता भी सुनसान होता गया। लेकिन वो दिन का वक्त था, सूरज भी था, इसलिए सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम लुलू सर झील के करीब पहुंच गए। उस वक्त असर का वक्त था। झील का मंजर वाकई बहुत खूबसूरत था। पानी, पहाड़, खामोशी और ठंडी हवा। हम सब बहुत खुश थे कि हमने एक अच्छी जगह सेलेक्ट कर ली। हमने फौरन कैंप लगाने की जगह ढूंढी। ज़मीन थोड़ी सख्त थी मगर काबिल इस्तेमाल। हमने टेंट लगाए, सामान एक साइड पर रखा, फिर चाय बनाने लगे। चाय पीकर हम गपशप करते रहे। वो आम सी नॉर्मल सी शाम थी जिसमें इंसान को लगता था कि ज़िंदगी बस ऐसे ही चलती है। मगरिब के बाद हमने खाना बनाने का फैसला किया। उस वक्त तक झील के इर्द गिर्द की रोशनी कम हो रही थी। दिन में जो जगह दिल फरेब थी, शाम होते उसका रंग बदलने लगा। ठंड तेज हो गई, हवा के अंदर नमी बढ़ गई और वो खामोशी जो पहले पुरसुकून लग रही थी अब कुछ भारी सी लगने लगी। हमने खाना बनाया, खाया और कुछ देर बैठकर बातें की। फिर हम टेंट के अंदर सोने के लिए चले गए। हम में से किसी ने ये कहा कि ये जगह अजीब लग रही है, क्योंकि हम खुद को ओवरथिंक नहीं करना चाहते थे। लेकिन सच ये है कि टेंट के अंदर लेटते ही मुझे पहली दफा एहसास हुआ यहाँ रात बहुत ज़्यादा खामोश है। ऐसी खामोशी जिसमें ज़रा सी हरकत भी बहुत बड़ी लगती। हमें लेटे हुए शायद आधा घंटा हुआ होगा कि अचानक बाहर तेज आंधी शुरू हो गई। टेंट का कपड़ा हिलने लगा, सिप के पास से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और उसी के साथ करीब के जंगल की तरफ से गीदड़ों के चीखने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें नॉर्मल नहीं लग रही थी। एक तो गीदड़ों की आवाजें तो अक्सर पहाड़ों में सुनाई देती हैं, मगर यहां आवाजें मुसलसल थीं, जैसे एक से ज्यादा हों और एक साथ शोर कर रहे हों। हम टेंट में बैठ गए। कोई बोला, यार ये आवाजें अजीब हैं। दूसरे ने कहा गीदड़ है, नॉर्मल है। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। फिर अचानक सब कुछ थम गया, यानी एकदम जैसे किसी ने आवाजें बंद कर दी। हवा भी रुक गई, गीदड़ भी खामोश, टेंट भी साकित। वो लम्हा मुझे आज भी याद है, क्योंकि ये वो जगह थी जहां हमारा अंदर का खौफ शुरू हुआ। ये नॉर्मल नहीं था। आंधी और जानवर की आवाजें यूं एकदम बंद नहीं होती। हम अभी उसी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक टेंट के ऊपर कुछ टकराया। पहला पत्थर टेंट के ऊपर गिरा तो कपड़ा जोर से बजा। हम चारों चौंके, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर बिल्कुल वाज़ेह था कि ऊपर पत्थर गिर रहे हैं या फेंके जा रहे हैं। हम में से एक दोस्त ने हिम्मत करके कहा, बाहर देखते हैं। लेकिन किसी ने जिप नहीं खोली, क्योंकि उस वक्त हम सब की आंखों के सामने एक ही सवाल था, यहाँ पत्थर कौन मार रहा है इस वक्त इस सुनसान जगह में। और फिर दूर से एक अजीब किस्म की आवाज़ आई। वो आवाज़ हवा के साथ मिलकर आ रही थी, मगर अल्फाज बिल्कुल वाज़ेह थे, वापस चले जाओ, ये हमारी जगह है।
ये सुनकर हमारे जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ गया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हमें यह भी समझ नहीं आ रही थी कि वो आवाज़ किस तरफ से आ रही है, जंगल की तरफ से, झील की तरफ से या पहाड़ों की ओर से। बस एक बात वाज़ेह थी, हम अब यहाँ नहीं रह सकते थे। हमने टेंट का दरवाज़ा खोला और सरपट भागना शुरू कर दिया। ना जूते सही पहने, ना सामान उठाया, सिर्फ भाग रहे थे। अंधेरे में भागते हुए हमें रास्ता भी पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था। कभी पत्थर के साथ पांव टकरा जाता, कभी जमीन नरम हो जाती। हम बस इतना चाहते थे कि किसी तरह टेंट वाली जगह से दूर निकल जाएं। थोड़ी दूर जाकर हमें एक शेल्टर नुमा जगह नजर आई, किसी चट्टान के नीचे जैसे, जहां हवा का जोर कम होता। हम चारों वहां दुबक कर बैठ गए। सांस फूल चुका था, दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे कानों में अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने फौरन मोबाइल निकाला कि किसी को कॉल करके मदद लूं, मगर सिग्नल गायब थे। मैंने दूसरे दोस्तों के फ़ोन चेक किए, वहाँ भी कुछ नहीं। मैंने वक्त देखा, तकरीबन 1:30 बज रहा था। हम चारों में से कोई भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। बस कभी कोई आहिस्ता से कहता, यार वो आवाज़ किसकी थी, और दूसरा कहता, बस खामोश रह। हमें समझ नहीं आ रही थी कि वापस टेंट की तरफ जाएं या नहीं। सामान वहीं था, गाड़ी भी कुछ फासले पर थी, मगर उस वक्त हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंधेरे में वापस उसी तरफ जाए। फिर वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। हम कान लगाकर बाहर सुनते रहे कि कहीं कोई आवाज़ दोबारा ना आए। कभी हल्की सी हवा चलती तो हमें लगता कोई आ रहा है, कभी दूर पत्थर गिरने की आवाज़ आती तो हम एक दूसरे के करीब हो जाते। तकरीबन 3 बजे के करीब हमें एक रोशनी सी नजर आई। पहले हमें लगा शायद हमारी आंखों का धोखा, मगर फिर वो रोशनी करीब आई और हमने गाड़ी की लाइट्स देखी। हम चारों एकदम उठे और उस गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी रुकी, अंदर से 2 आदमी निकले, पुलिस यूनिफॉर्म में। उस वक्त मुझे ऐसा सुकून मिला जैसे कोई डूबता हुआ बंदा किनारे लग जाए। उन्होंने पूछा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने उन्हें सारा माजरा बता दिया। आंधी, गिदड़ों की आवाज़, अचानक खामोशी और टेंट पर पत्थर और वो आवाज़ें। उन्होंने हमारी बात सुनकर एक दूसरे को देखा और फिर एक पुलिस वाले ने सिर्फ इतना कहा, ये जगह ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके निकल जाए यहाँ से। उस एक जुमले ने हमारी बाकी बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी, क्योंकि अगर ये सब कुछ हमारे वहम में होता तो वो पुलिस वाला हंस देता या हमें डांट देता, मगर उसके लहजे में संजीदगी थी, जैसे वो पहले भी कुछ देख चुका हो। वो दोनों हमारे साथ वापसी उसी जगह गए जहां हमने कैंप लगाया था। जब हम वहां पहुंचे तो हमारा सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। टेंट अपनी जगह सीधा नहीं था, कुछ चीजें उल्टी पड़ी थी, कुछ दूर तक चली गई थी। ये सब ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जल्दी जल्दी में चीजें इधर उधर की हों, या जैसे हम भागे थे और हवा ने उड़ा दिया हो। मगर कुछ चीजें ऐसी थीं जो सिर्फ हवा से नहीं होती। हमने फौरन टेंट समेटा, सामान इकट्ठा किया और पुलिस की गाड़ी में रख दिया। इन्होंने हमें अपने साथ बिठाया और नारान पहुंचा दिया। नारान पहुंचकर हम सब के बदन ठंड से कांप रहे थे, और अजीब बात यह है कि हमें बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। हमने दवाइयां ली और उसी वक्त एबटाबाद के लिए रवाना हो गए। एबटाबाद पहुंचकर मेरे दोस्त अपने अपने घरों को चले गए और मैं अपने घर आ गया। मुझे 2 दिन तक तेज बुखार आ। तीसरे दिन जाकर कुछ बेहतरी आई, मगर जहन में वो रात अभी भी चल रही थी। तो ये था मेरा वाकया। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों बताइएगा कि आज की स्टोरीज में आपको सबसे बेस्ट स्टोरी कौन सी लगी। दोस्तों उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर आपने ये 2 स्टोरीज अभी तक नहीं सुनी तो जाकर लाजमी सुनिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।